नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज क्लास 10th एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड की हमारी सीरीज में हम चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो जब हम नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो दिमाग में झंडे, सीमाएं, देशभक्ति के गीत ये सब आता है। लेकिन ये आइडिया यूरोप में शुरू कैसे हुआ, आज हम इसी की जड़ों तक जाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक पेंटिंग से। हाँ, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियू। उन्होंने एक सपना देखा और उसे 4 पेंटिंग्स में उतार दिया। हम आज उनकी पहली पेंटिंग पर गौर करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन? हाँ, मतलब एक ऐसी दुनिया का सपना जो इतनी आदर्श है कि असल में उसका होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये पेंटिंग उस दौर की जो उम्मीदें थीं, आकांक्षाएं थीं, उसका एक बहुत खूबसूरत दस्तावेज है। चाहिए तो फिर इस पेंटिंग को डिकोड करते हैं। इसमें दिखता क्या है? पहली नजर में तो एक बहुत लंबी कतार है। हाँ, एक जुलूस जैसा। हाँ, एक जुलूस जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर सोशल क्लास के लोग, और सब मार्च कर रहे हैं। और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राइट, पर ये वो अमेरिका वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो नहीं है। नहीं, ये आजादी का एक प्रतीक है, एक महिला के रूप में। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार अक्सर आजादी को ऐसे ही दिखाते थे। अच्छा। और इसके सिंबल्स बहुत पावरफुल हैं। देखो, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, ज्ञान की मशाल। हाँ, और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मतलब मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। मतलब मैसेज एकदम क्लियर है। बिल्कुल, कि ज्ञान और अधिकार ही स्वतंत्रता का रास्ता है। और जमीन पर क्या पड़ा है ये? राजाओं के मुकुट और टूटे फूटे सिंबल्स हैं राजशाही के। हाँ, इसका मतलब तो साफ है। बिल्कुल, ये एब्सोल्यूटिस्ट या निरंकुश शासन के अंत का प्रतीक है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब वो सरकारें जिन पर कोई लगाम नहीं होती थी, जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और दमनकारी थीं। सॉरी, ये दिखा रहे हैं कि अब तानाशाही का वो दौर वो खत्म हो गया है। जैसे किसी बहुत सख्त स्कूल प्रिंसिपल के जाने के बाद सारे पुराने नियम टूट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एक घुटन का अंत। इस जुलूस में जो देश हैं, उनकी भी एक खास बात है। सब अपनी अपनी पोशाक और अपने झंडों से पहचाने जा रहे हैं। और सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। हाँ, और उसका एक कारण है। क्या कारण? ये है कि 1848 तक जब ये पेंटिंग बनी, ये दोनों देश नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अच्छा, वो ऑलरेडी बन चुके थे। हाँ, उनके ठीक पीछे है क्रांतिकारी तिरंगे के साथ फ्रांस, जो अभी अभी मूर्ति तक पहुंचा है। और यहाँ कुछ मजेदार है, फ्रांस के पीछे जर्मनी है जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए है। लेकिन उस समय तो जर्मनी एक देश था ही नहीं। एग्जैक्टली, यही तो इस पेंटिंग की खासियत है। ये हकीकत से ज्यादा एक उम्मीद है। उम्मीद? हाँ, ये झंडा 1848 की उदारवादी उम्मीदों, मतलब लिबरल होप्स को दिखाता है कि जर्मनी बोलने वाले सभी छोटे छोटे राज्य एक दिन एक राष्ट्र बनेंगे। ओके। जिनका अपना एक लोकतांत्रिक संविधान होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे 1940s के दशक में कोई कलाकार एक अखंड और आजाद भारत का सपना देख रहा हो, उसके तिरंगे के साथ। सही बात है, वो उस वक्त की एक पॉलिटिकल होप थी। बिल्कुल। और जर्मनी के पीछे और भी देश हैं, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस। और ऊपर आसमान से ईसा मसीह, संत और देवता ये सब देख रहे हैं। हाँ, और कलाकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के देशों के बीच फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को दर्शाने के लिए किया है। मतलब जैसे इस नए लोकतांत्रिक दुनिया को ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलाओ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो ये पेंटिंग सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि यूरोप में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत थी। तो असल में ये बदलाव था क्या? ये बदलाव था मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से नेशन स्टेट का उदय। ओके, ये दोनों टर्म्स मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स और नेशन स्टेट, इनमें फर्क क्या है? देखिए, एम्पायर या साम्राज्य जो होता था वो एक वंश द्वारा चलाया जाता था। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य। इसमें अलग अलग भाषा, संस्कृति और पहचान वाले लोग एक राजा के अधीन रहते थे। लेकिन उनमें आपस में कोई हम वाली भावना नहीं होती थी। ठीक है। वहीं एक मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा था, जिसमें एक सेंट्रलाइज पावर होती है, एक तय इलाका होता है और उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। ओके। लेकिन नेशन स्टेट इससे भी एक कदम आगे है। वो कैसे? नेशन स्टेट में सिर्फ शासक नहीं, बल्कि उसके ज्यादातर नागरिक, मतलब सिटीजन्स भी एक कॉमन पहचान और साझा इतिहास की भावना विकसित कर लेते हैं। मतलब एक
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होती है। ये हम सब एक हैं वाली फीलिंग। क्या ये हमेशा से थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई आसमान से नहीं टपकी थी। इसे संघर्षों, नेताओं के कामों और आम लोगों के एक्शन के जरिए गढ़ा गया था। जैसे भारत की आजादी की लड़ाई ने हम सब भारतीयों को एक साथ गढ़ दिया। बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक है, तो सब लोग नेशन की बात कर रहे थे, लेकिन असल में एक नेशन होता क्या है? क्या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग या एक धर्म को मानने वाले? ये बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त। हाँ, और इस पर एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनान ने 1882 में एक बहुत दिलचस्प लेक्चर दिया था। हाँ, और रेनॉन ने इन सभी आम धारणाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा, नस्ल, धर्म या भौगोलिक क्षेत्र से नहीं बनता। तो फिर किससे बनता है? रेनान के अनुसार एक राष्ट्र प्रयासों, त्याग और निष्ठा के एक लंबे अतीत का चरम बिंदु है। कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। मतलब एक हीरोइक पास्ट, महान लोग, गौरव, ये सब मिलकर वो सोशल कैपिटल बनाते हैं जिस पर एक राष्ट्रीय विचार खड़ा होता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, वो हमारी सोशल कैपिटल है। बिल्कुल। रेनान आगे कहते हैं कि राष्ट्र के लिए जरूरी शर्तें हैं: अतीत में साझा गौरव होना, वर्तमान में एक समान इच्छा रखना, मिलकर महान काम करना और भविष्य में और भी करने की इच्छा रखना। लेकिन उनका सबसे शक्तिशाली विचार है कि एक राष्ट्र का अस्तित्व एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है। अ डेली प्लेबिसाइट। डेली प्लेबिसाइट। एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? इसका मतलब क्या हुआ? प्लेबिसाइट का मतलब है एक डायरेक्ट वोट। तो रेनान कह रहे हैं कि हर रोज एक देश के लोग अपनी मर्जी से एक साथ रहने का फैसला करते हैं। ये कोई वन टाइम अग्रीमेंट नहीं है, ये एक रोज की कमिटमेंट है। एग्जैक्टली। ये तो किसी रिश्ते जैसा है जिसे आपको हर दिन निभाना पड़ता है। एकदम सही। और रेनान ये भी कहते हैं कि किसी प्रांत पर उसके निवासियों का हक होता है और किसी भी देश को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने में मिलाना गलत है। उनके लिए राष्ट्रों का अस्तित्व जरूरी है क्योंकि ये आजादी की गारंटी है। आजादी की गारंटी कैसे? उनका मानना था कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक कानून और एक मालिक होता तो आजादी खत्म हो जाती। वाह! तो राष्ट्र सिर्फ एक नक्शा या जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक रोजाना की जाने वाली पसंद है। यह सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। और ये एहसास, ये राष्ट्रवाद का आइडिया सिर्फ पेंटिंग और फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रहा। इसने असल में क्रांतियों को जन्म दिया और नए देशों का निर्माण किया। सही बात है। तो हमने सपने को समझ लिया और राष्ट्र की परिभाषा को भी। अब ये देखना होगा कि ये आइडिया फ्रांसीसी क्रांति के साथ जमीन पर कैसे उतरा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और अ नेशन के आइडिया की, मतलब राष्ट्र का विचार। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की जो पहली सबसे साफ झलक हमें मिलती है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। पर सोचने वाली बात यह कि उससे पहले फ्रांस था क्या? मतलब आज हम फ्रांस को एक देश की तरह देखते हैं, पर तब वो वैसा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। तब फ्रांस एक राजा, एक एब्सोल्यूट मोनार्क की, आप कह सकती हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा था। लुई 16 का एक मशहूर कोट है, लेता से moi, मैं ही राज्य हूं। मतलब ये कोई मेटाफर नहीं था, यह हकीकत थी। ये हकीकत थी। जमीन, लोग, कानून, सब पर राजा का हक था। ब्रिटनी का एक मछुआरा और नॉर्मंडी का एक किसान, ये दोनों शायद खुद को फ्रांस से ज्यादा अपने गांव या अपने ड्यूक की प्रजा समझते थे। अच्छा। उनकी लॉयल्टी अपने लोकल जमींदार या चर्च के प्रति थी, पेरिस में बैठे राजा के प्रति उतनी नहीं। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक हम वाली फीलिंग नहीं थी। तो क्रांति ने सबसे पहले इसी चीज पर हमला किया। एग्जैक्टली। क्रांति का जो सबसे बड़ा मतलब साइज्मिक शिफ्ट जिसे कहते हैं, वो यही था। उसने सत्ता, सॉवरेनिटी राजा के हाथ से छीनकर फ्रांस के नागरिकों के समूह को, द कलेक्टिव ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को दे दी। वाह! घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि अब से लोग ही राष्ट्र बनाएंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। ये सिर्फ राजा बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे पावर स्ट्रक्चर को जड़ से बदलने की लड़ाई थी। राजा ही राज्य है से जनता ही राज्य है तक का सफर। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बहुत मुश्किल। हजारों साल से जो लोग खुद को किसी की प्रजा समझते आए हैं, उन्हें अचानक से नागरिक या सिटीजन कैसे महसूस कराया जाए? ये तो एक तरह की
माइंड रीवायरिंग जैसा काम है। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, एक तरह का नेशन बिल्डिंग टूल किट। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, जमीन पर कॉन्क्रीट कदम उठाए गए। अच्छा, तो क्या थे इस टूल किट में? ये फ्रांसीसी पहचान बनाने के नुस्खे क्या थे? सबसे पहले तो उन्होंने भाषा और विचारों से शुरुआत की। 2 नए शब्द लाए गए, ला पात्री यानी पितृभूमि, द फादरलैंड, और ल सितवाइया यानी नागरिक, द सिटीजन। ये शब्द सुनने में तो सिंपल लगते हैं, पर इनका मतलब जरूर बहुत गहरा होगा। बहुत गहरा। पितृभूमि का आइडिया वो एक तरह से एक नई पॉलिटिकल रिलीजन बनाने जैसा था कि अब आपकी सबसे बड़ी वफादारी राजा या चर्च के प्रति नहीं, बल्कि जमीन, इस पितृभूमि के प्रति होगी। जैसे हम भारत माता कहते हैं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है जो धर्म और जाति से ऊपर होता है। बिल्कुल वही, उन्होंने वही करने की कोशिश की। और नागरिक का मतलब था कि आप अब राजा की रैयत या सब्जेक्ट नहीं है, आप राइट्स और ड्यूटीज के साथ देश के को-ऑनर हैं। आपका स्टेटस जन्म से नहीं, आपकी सिटीजनशिप से तय होगा। वाह, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट गढ़ रहे थे। हाँ, फिर सिंबल्स की बारी आई होगी। इंसान कहानियों और सिंबल से ही तो सबसे ज्यादा जुड़ता है। बिल्कुल। राजा के शाही सफेद झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा, नीला, सफेद और लाल, लाया गया। ये रंग पेरिस शहर और राजशाही दोनों का प्रतीक थे, एक तरह से पुराने और नए का मेल। लेकिन अब ये फ्रांस के लोगों का झंडा था। हाँ, जैसे हमारे लिए तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, एक एहसास है, लाखों कुर्बानियों की कहानी है, वैसे ही फ्रांस के लोगों के लिए वो नया तिरंगा राजशाही के अंत और नागरिक राज की शुरुआत का सिंबल बन गया। और सिर्फ झंडा नहीं, सोर्सेज में एस्टेट्स जनरल का भी जिक्र था। वो क्या था और उसका क्या हुआ? एस्टेट्स जनरल एक तरह की पुरानी संसद थी, जिसमें समाज के 3 वर्ग होते थे, पादरी, कुलीन वर्ग और आम जनता। लेकिन उसमें आम जनता की आवाज की कोई खास कीमत नहीं थी। अच्छा। क्रांतिकारियों ने उसे भंग कर दिया और उसकी जगह नेशनल असेंबली बनाई, जिसे देश के एक्टिव सिटीजन्स चुनते थे। मतलब अब देश के फैसले चुने हुए लोग करेंगे, कोई राजा अपनी मर्जी से नहीं। ये सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल ट्रांसफर था। और फिर देशभक्ति का तड़का लगाया गया होगा, जाहिर है। जबरदस्त। राष्ट्र के नाम पर नई शपथें ली गई, देशभक्ति के गीत लिखे गए, जैसे ला मार्साइलेज, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। जो शहीद हुए उन्हें याद किया गया, उनका महिमा मंडन किया गया। ये सब एक कॉमन नैरेटिव, एक कॉमन स्टोरी बनाने के लिए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस की कहानियां हमें जोड़ती हैं, हमें एक कॉमन पास्ट का हिस्सा बनाती हैं। फ्रांस में भी यही किया गया, एक साझा इतिहास गढ़ा गया। ये सब तो ठीक है इमोशनल और सिंबॉलिक लेवल पर, लेकिन क्या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई बदलाव आया? क्योंकि आखिर में तो इंसान को उसी से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, और यही तो सबसे जरूरी कदम थे। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसने पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए, यूनिफॉर्म लॉज। अच्छा। इससे पहले फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में चर्च के अलग कानून थे, नोबल्स के अलग कानून, राजा के अलग कानून। बहुत ही कंफ्यूजिंग और नाइंसाफी वाला सिस्टम था। और सोर्सेज में इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज हटाने की बात भी है। ये तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म रहा होगा। बहुत बड़ा। सोचिए, आज अगर आपको दिल्ली से नोएडा जाने पर सामान पर टैक्स देना पड़े और फिर नोएडा से गुड़गांव जाने पर अलग टैक्स, तो व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है। जीएसटी लाने के पीछे भी तो यही एक सोच थी, वन नेशन वन टैक्स। एग्जैक्टली। फ्रांस ने ये काम 1790s में कर दिया था। देश के अंदर व्यापार पर लगने वाले सारे टैक्स और चुंगियां खत्म कर दी गईं। लेकिन क्या स्थानीय नेताओं और जमींदारों ने इसका विरोध नहीं किया होगा? उनकी तो पावर और कमाई का जरिया छिन गया होगा। ये बदलाव इतनी शांति से तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं हुआ होगा। यहीं पर तो क्रांति का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ एक वैचारिक बदलाव नहीं था, ये एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल था। राष्ट्र बनाने का मतलब था स्थानीय सामंतों और चर्च की शक्ति को छीनकर उसे पेरिस में बैठी केंद्र सरकार के हाथ में देना। और इसी से जुड़ा अगला कदम था वजन और माप की एक जैसी प्रणाली, ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, वेट्स एंड मेजर्स, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ होगा। इसे सिर्फ व्यापार को आसान बनाने के नजरिए से मत देखिए, ये एक राजनैतिक बयान था। ये कह रहा था कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी का किलो अब पेरिस के किलो से अलग नहीं हो सकता।
सही बात है। इससे पहले हर इलाके का अपना नाप तौल का सिस्टम था, जिससे व्यापारी परेशान रहते थे और आम लोगों को ठगा जाता था। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाकर राष्ट्र ने कहा, अब नियम मैं तय करूंगा, कोई लोकल जमींदार नहीं। इसने पहली बार एक यूनिफाइड इकोनॉमिक नेशन बनाया। हाँ, ये सब तो जोड़ने वाली बातें थी। लेकिन एक कदम ऐसा भी था जो शायद तोड़ने वाला भी रहा होगा। हाँ, भाषा का। हाँ, वन नेशन वन लैंग्वेज। हाँ, और ये सबसे कंट्रोवर्शियल कदम था। फ्रांस में उस वक्त दर्जनों क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं थीं। क्रांतिकारियों ने इन सब को डिस्करेज किया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की आम भाषा बना दिया। मकसद तो शायद कम्युनिकेशन आसान करना और एक कल्चरल यूनिटी बनाना रहा होगा। हाँ, मकसद वही था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी स्थानीय संस्कृतियां और पहचानें हाशिए पर चली गईं। ये राष्ट्र बनाने की एक कीमत थी जो उन्होंने चुकाई। तो फ्रांस ने अपने घर में तो ये नया राष्ट्र बना लिया, लेकिन जैसा अक्सर होता है, रिवोल्यूशनरीज सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहते। बिल्कुल, उनमें एक तरह का आप कह सकती हैं मिसियानिक ज़ील था, एक जुनून था। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी नियति, उनकी डेस्टिनी सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लोगों को तानाशाही, डेस्पोटिज्म से आज़ाद कराना है। वाह, मतलब रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना था। वे खुद को आज़ादी का एक्सपोर्टर मानने लगे। और ये आइडिया फैला कैसे? मतलब उस जमाने में तो व्हाट्सएप या ट्विटर था नहीं। ये आइडिया फैला पढ़े लिखे लोगों और स्टूडेंट्स के जरिए। जब फ्रांस की क्रांति की खबर यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची तो वहां के मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, जैकोबिन क्लब्स, तो ये एक तरह से क्रांति के फैन क्लब्स या सपोर्ट ग्रुप्स थे? हाँ, आप कह सकती हैं। यहाँ लोग क्रांति के विचारों पर बहस करते थे और अपने देशों में भी वैसे ही बदलाव लाने के सपने देखते थे। तो इन क्लब्स ने एक तरह से जमीन तैयार की। बिल्कुल, इन जैकोबिन क्लब्स की गतिविधियों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े हिस्सों में घुस गईं। और ये सेनाएं सिर्फ तलवारें और बंदूकें नहीं ले जा रही थी, वे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया भी ले जा रही थी। हमारे सोर्स मटेरियल में वो जो जर्मन एल्मेनाक का कवर है, आंद्रेस रेबैन वाला, वो तस्वीर इस बात का जबरदस्त सबूत है। हाँ, वो बहुत पावरफुल इमेज है। 1798 का कवर। एक तरफ पेरिस के बिस्टील किले पर हुए हमले की तस्वीर है जो क्रांति और आज़ादी का प्रतीक है। राइट। और ठीक उसके बगल में एक वैसा ही जर्मन किला दिखाया गया है जो जर्मनी में तानाशाही का प्रतीक है। और नीचे एक स्लोगन है, लोगों को अपनी आज़ादी खुद छीननी होगी। ये तो सीधा सीधा कॉल टू एक्शन है। हाँ, रॉबमैन खुद एक जर्मन जैकोबिन थे और वो अपने देश के लोगों से कह रहे थे, देखो फ्रांसीसियों ने क्या किया, अब हमारी बारी है। ये दिखाता है कि फ्रांसीसी क्रांति को एक लोकल इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल मॉडल की तरह देखा जा रहा था। तो एक तरफ ये राष्ट्रवाद की पावरफुल भावना बन रही थी, लेकिन साथ ही फ्रांस में जबरदस्त उथल-पुथल भी थी, द रेन ऑफ टेरर। ऐसे में अक्सर इतिहास एक ऐसे शख्स को सामने लाता है जो व्यवस्था बनाने का वादा करता है, और फ्रांस को वो शख्स मिला, नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल। लेकिन उसने जो व्यवस्था बनाई वो क्रांति के आदर्शों को आगे ले गई या उन्हें कुचल दिया। ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। यही तो नेपोलियन का पैराडॉक्स है। एक तरफ उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया, जो क्रांति के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने क्रांति के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया ताकि पूरा सिस्टम ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बन सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट था। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, खत्म कर दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम की जड़ पर हमला था। इसका मतलब था कि आप किसी नवाब या ड्यूक के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए आपको कानून में कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बिल्कुल। और संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को सुरक्षित किया। ये मॉडर्न सोसाइटी के फाउंडेशनल पिलर्स हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या यह सिर्फ एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने का तरीका था ताकि वो बेहतर तरीके से राज कर सके? मतलब लोगों को अधिकार देना उसका असल मकसद था, या एक वेल ऑयल्ड मशीन बनाना जिससे टैक्स वसूलना और सेना चलाना आसान हो? सवाल बहुत अच्छा है। शायद दोनों, लेकिन इसका असर जबरदस्त हुआ। और नेपोलियन ने यह कोर्स सिर्फ फ्रांस में नहीं रखा, बल्कि जिन भी इलाकों को उसने जीता वहां इसे एक्सपोर्ट कर दिया।
डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगह। अच्छा। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को सर्फडम और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। एक सेकंड, सर्फडम को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब ये बंधुआ मजदूरी जैसा कुछ था? हाँ बिल्कुल, आप उसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही समझ सकते हैं, जहां किसान जमीन के साथ अटैच्ड होते थे। अगर जमींदार अपनी जमीन बेचता तो उस पर काम करने वाले किसान भी जमीन के साथ बिक जाते थे। वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे। नेपोलियन ने उन्हें इस गुलामी से आजाद किया। और शहरों में उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। गिल्ड्स का मतलब जैसे हमारे यहाँ की व्यापार समितियां होती हैं जो तय करती हैं कि बाजार में कौन दुकान खोलेगा और कौन नहीं। एग्जैक्टली। गिल्ड्स बहुत पावरफुल होती थीं और नए लोगों को किसी भी प्रोफेशन में आने से रोकती थीं, जिससे कंपटीशन खत्म हो जाता था। इन्हें हटाने से नए व्यापारियों और कारीगरों को मौका मिला। तो कुल मिला के बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। हाँ, किसान, कारीगर, मजदूर, नए व्यापारी, इन सब ने एक नई आज़ादी महसूस की। खास तौर पर व्यापारियों को लगा कि एक जैसे कानून, एक जैसे नाप तौल और एक नेशनल करेंसी होने से व्यापार करना कितना आसान हो जाएगा। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। नेपोलियन एक हीरो की तरह लग रहा है जो पुराने सड़े गले सिस्टम को तोड़कर एक मॉडर्न व्यवस्था ला रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होगी, एक बट जरूर होगा। एक बहुत बड़ा बट है। जिन इलाकों पर कब्जा किया गया था, वहां के लोगों का फ्रेंच शासन के प्रति रिएक्शन मिला जुला था। शुरुआत में कई जगहों पर जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसल्स, मिलान, वॉरसॉ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत आज़ादी के दूतों, हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में किया गया। मतलब सड़कों पर फूल बरसाए गए होंगे, जश्न मनाया गया होगा। बिल्कुल, लोगों को लगा कि ये हमें हमारे पुराने जालिम राजाओं और सामंतों से आज़ादी दिलाने आए हैं। लेकिन ये शुरुआती उत्साह जल्द ही दुश्मनी में बदल गया। हाँ, लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही है। आज़ादी का सपना एक नए तरह के ऑक्यूपेशन में बदल रहा था। मतलब अच्छा प्रशासन तो मिला, पर हमारी आज़ादी छीन गई। ये कैसे हुआ? हुआ ये कि टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई, यानी आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल या लिख नहीं सकते थे। और सबसे बुरा, लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच सेना में भर्ती किया जाने लगा ताकि बाकी यूरोप को जीता जा सके। जर्मनी के एक किसान को क्या मतलब था कि फ्रांस स्पेन से लड़ रहा है, लेकिन उसके बेटे को जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। तो लोगों को लगा कि प्रशासनिक सुधारों के जो फायदे हैं उनसे कहीं ज्यादा नुकसान इन चीजों का है। बिल्कुल, और हमारे सोर्सेज में वो जो दूसरी तस्वीर है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वाइब्रुक इन जर्मनी, वो इस डेसिल्यूजन को बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। उसे एक जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया था। उसमें फ्रांसीसी सैनिक जो अपनी नीली, सफेद और लाल यूनिफॉर्म से पहचाने जा रहे जुल्म करते हुए दिखाए गए। जिस पर जर्मन में कुछ लिखा है जिसका मतलब है, हमसे आजादी और समानता ले लो, मानवता के मॉडल। प्योर सार्केज्म, गहरा कटाक्ष। हाँ, वो फ्रांसीसी दावों का मजाक उड़ा रहे थे कि हम मुक्तिदाता हैं। असल में वो कह रहे थे कि ये है तुम्हारी आजादी, ये है तुम्हारी समानता, ये तो जुल्म है। एग्जैक्टली। और आखिर में वो तीसरा कैरिकेचर है जिसमें नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारने के बाद एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है। हाँ, मैंने देखी है वो तस्वीर। वो फ्रांस वापस जा रहा है और उसके बैग से चिट्ठियां गिर रही हैं। हर चिट्ठी पर उस इलाके का नाम है जो उसने खो दिया है, राइन, इटली, हॉलैंड। ये दिखाता है कि उसका साम्राज्य कैसे बिखर गया। और विडंबना देखिए, उसका साम्राज्य उसी विचार के कारण बिखरा जो वो खुद लेकर गया था, राष्ट्रवाद। बिल्कुल, जिन लोगों को उसने आजाद करने का दावा किया था, उनमें अपनी राष्ट्रीय पहचान की भावना जागी और वही उसके खिलाफ हो गए। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार की कहानी, जिसमें उम्मीद, सुधार, विरोधाभास और डिसइल्यूजन सब कुछ था। एक तरफ मॉडर्न स्टेट बनाने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ फौजी तानाशाही का क्रूर चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण, मतलब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पर चर्चा करेंगे। जी। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। मान लीजिए मिड 18th सेंचुरी, यानी करीब करीब 1750 का यूरोप। आज जब हम यूरोप का मैप देखते हैं तो हमें जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे साफ साफ देश दिखते हैं। पर उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल नहीं।
उस समय का यूरोप एक आप कह सकते हैं खिचड़ी जैसा था। ये देश छोटे छोटे राज्यों, रजवाड़ों मतलब किंगडम्स, डचीज, कैंटॉन्स इनमें बटे हुए थे। अच्छा। और हर राजा का अपना एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस इलाका था। कोई एक जर्मन पहचान या इटालियन पहचान जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मतलब जैसे भारत में आजादी से पहले सैकड़ों रियासतें थी कि कोई जयपुर का राजा है, कोई हैदराबाद का निजाम। हाँ, काफी हद तक वैसे ही समझ सकते हैं। और खासतौर पर पूर्वी और मध्य यूरोप, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में तो निरंकुश राजतंत्र था, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। हाँ। इन साम्राज्यों की सीमाओं के अंदर तरह तरह के लोग रहते थे। उनकी भाषाएं अलग थीं, उनकी संस्कृति अलग थी, उनके एथनिक ग्रुप्स अलग थे। तो उनमें आपस में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली भावना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है हमारे सोर्स में? सबसे क्लासिक उदाहरण है हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर। हाँ, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था। ये किसी एक देश जैसा था ही नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों और लोगों का एक पैचवर्क था। अच्छा। इसमें अल्पाइन क्षेत्र थे, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, और बोहेमिया भी, जहाँ के ज्यादातर कुलीन मतलब एरिस्टोक्रेसी वो लोग जर्मन बोलते थे। ओके। फिर इसमें लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। मतलब भाषाएं भी बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। हंगरी में आधी आबादी मग्यार भाषा बोलती थी, तो बाकी आधी कई तरह की दूसरी बोलियां। बाप रे। गलीशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पोलिश बोलती थी। और इन बड़े ग्रुप्स के अलावा किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, दक्षिण में क्रोएट्स, पूर्व में रोमांस। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही बिल्डिंग में कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तमिल, और उन सबको जोड़ने वाली एक ही चीज है। क्या? उनका मकान मालिक यानी सम्राट। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसी स्थिति में राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी, इसकी भावना आना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। नामुमकिन जैसा। तो फिर ये राष्ट्रवाद और नेशन स्टेट का आइडिया आया कहाँ से? चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब उस समय के समाज के स्ट्रक्चर में छिपा है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरे महाद्वीप पर जमीन के मालिकों का दबदबा था। मतलब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का? हाँ, कुलीन वर्ग का। अच्छा, ये वही अमीर लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें और हवेलियां होती थीं। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग क्षेत्रीय विभाजनों से, रीजनल डिवीजन से ऊपर उठकर एक कॉमन लाइफस्टाइल जीते थे। अच्छा। गांवों में उनकी बड़ी बड़ी जायदादें थीं और शहरों में टाउन हाउस, डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। चाहे वो जर्मनी में हो या ऑस्ट्रिया में, कहीं भी हो। हाँ। फ्रेंच बोलना एक स्टेटस सिंबल था। जैसे आज भी दिल्ली, मुंबई की कुछ हाई प्रोफाइल पार्टियों में लोग इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं अपनी क्लास दिखाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही। और इनके परिवार अक्सर शादी ब्याह के रिश्तों से आपस में जुड़े होते थे। मतलब एक बहुत छोटा क्लोज्ड ग्रुप था ये। बहुत छोटा और बहुत पावरफुल। लेकिन ये संख्या में बहुत कम थे। आबादी का बड़ा हिस्सा तो किसान थे, पेजेंट्री। और किसानों की हालत कैसी थी? उसमें भी फर्क था। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर किराएदार या छोटे मालिक खेती करते थे, लेकिन पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरें होती थीं, जिन पर सर्फ यानी भूदास खेती करते थे। सर्फ? ये तो एक तरह से बंधुआ मजदूर हुए। हाँ बिल्कुल, बंधुआ मजदूर। तो एक तरफ मुट्ठी भर अल्ट्रा रिच एरिस्टोक्रेट्स और दूसरी तरफ विशाल गरीब किसान आबादी। लेकिन फिर कहानी में एक नया किरदार आता है, मिडिल क्लास। सही कहा। पश्चिमी और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और व्यापार बढ़ने लगा। इससे शहरों का विकास हुआ और एक नए कॉमर्शियल क्लास का उदय हुआ। इनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कब और कहाँ शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में इंग्लैंड से। अच्छा। फिर फ्रांस और जर्मनी के कुछ राज्यों में ये 19वीं सदी में पहुंचा। इसके साथ ही समाज में नए ग्रुप सामने आए, एक वर्किंग क्लास आबादी और दूसरा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन लोग थे? इसमें उद्योगपति, व्यापारी और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब लोग शामिल थे। तो ये वो लोग थे जो न तो पैदाइशी अमीर थे और न ही किसान। इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने बिजनेस से अपनी जगह बनाई थी। बिल्कुल। जैसे आज भारत में आईटी बूम के बाद एक नया पढ़ा लिखा एस्पिरेशनल मिडिल क्लास तैयार हुआ है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और इन्हीं पढ़े लिखे उदारवादी मतलब लिबरल मिडिल क्लास के बीच राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को खत्म करने के विचार लोकप्रिय हुए। तो ये लिबरल नेशनलिज्म आखिर था क्या?
ये लिबरलिज्म शब्द का क्या मतलब है? लिबरलिज्म शब्द लैटिन के लिबर से बना है, जिसका मतलब है आजाद। फ्री? हाँ, फ्री। तो नए मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के सामने सबकी बराबरी, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यहाँ पर कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। उन्होंने सिर्फ आजादी नहीं मांगी, बल्कि कानून के सामने बराबरी भी मांगी। हाँ, मतलब जो प्रिविलेज अरिस्टोक्रेसी को मिलते थे वो खत्म हो। बिल्कुल। राजनीतिक रूप से इसका मतलब था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से बनने वाली सरकार। जी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही लिबरलिज्म का मतलब था राजशाही, मतलब ऑटोक्रेसी, और पादरियों के विशेषाधिकारों का अंत। अच्छा। और एक संविधान और संसद के माध्यम से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसकी पवित्रता पर भी बहुत जोर देते थे। लेकिन इस बराबरी के आइडिया में एक पेंच था, है ना? हाँ, एक बड़ा पेंच था। कानून के सामने समानता का मतलब जरूरी नहीं था कि सबको वोट देने का अधिकार भी मिले, यूनिवर्सल सफरेज। मतलब ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स वाला केस। कुछ वैसा ही। क्रांतिकारी फ्रांस में भी जो लिबरल डेमोक्रेसी का पहला राजनीतिक प्रयोग था, वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। क्या? हाँ, बिना संपत्ति वाले पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से बाहर रखा गया था। अच्छा, तो ये तो वैसी बात हुई कि कॉलेज इलेक्शन में वोट सिर्फ वही दे सकता जिसके पास लेटेस्ट आईफोन हो। सही समझ रही हैं आप। सिर्फ जैकोबिन्स के शासन में एक छोटे से समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था, बस थोड़े से टाइम के लिए। हाँ, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से लिमिटेड सफरेज लागू कर दिया और महिलाओं का दर्जा घटाकर एक नाबालिग जैसा कर दिया, जिन्हें पिता और पति के अधीन रहना था। इसके खिलाफ महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने 19वीं और 20वीं सदी में बराबरी के राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए। ठीक है, तो ये तो हुई राजनीतिक आजादी की बात। आर्थिक क्षेत्र में इस लिबरलिज्म का क्या मतलब था? आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का मतलब था बाजारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, और माल और पूंजी की आवाजाही पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करना। अच्छा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मांग कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 19वीं सदी के पहले भाग के जर्मन भाषी इलाके। नेपोलियन ने अनगिनत छोटी रियासतों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया था, एक कन्फेडरेशन। हाँ, और हर राज्य की अपनी करेंसी थी, अपने नापतोल के पैमाने थे। सोचकर ही सिर घूम रहा है। सोचिए, 1833 में एक व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अपना सामान बेचने जा रहा है। उसे 11 कस्टम बैरियर पार करने होंगे। 11? और हर बैरियर पर लगभग 5% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ये तो आज के हिसाब से ऐसा हुआ जैसे कोई नोएडा से गुड़गांव जा रहा है और रास्ते में 11 बार अलग अलग टोल टैक्स देना पड़ रहा है, और हर बार अलग करेंसी में। बिल्कुल। और मुश्किल ये थी कि ड्यूटी अक्सर माल के वजन या माप के हिसाब से लगती थी, और हर इलाके का अपना सिस्टम था। जैसे कपड़ा मापने की इकाई थी एल। हाँ, एल। फ्रैंकफर्ट में एक एल का मतलब था 54.7 सेंटीमीटर, मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर, है ना? उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने की मांग की। सही बात है। इसी के चलते 1834 में प्रूशिया, मतलब प्रशिया, उसकी पहल पर एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसे ज़ोल्वेराइन कहते हैं। ज़ोल्वेराइन? जी, और ज्यादातर जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। और इस ज़ोल्वेराइन ने क्या किया? इस यूनियन ने सबसे पहले तो टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया और करेंसी की संख्या 30 से ज्यादा से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। और फिर रेलवे के नेटवर्क ने आवाजाही को और बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक हित नेशनल यूनिफिकेशन से जुड़ गए। इस आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने उस समय बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाओं को और मजबूत किया। तो मतलब पैसे और व्यापार ने लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया, जैसा फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था, जिनका जिक्र हमारे सोर्स में है। उन्होंने कहा था कि ज़ोल्वेराइन का उद्देश्य जर्मनों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है। एक फ्री इकोनॉमी ही राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकती है। बिल्कुल। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये था कि जब लोगों के आर्थिक हित एक हो जाते हैं तो वो खुद को एक टीम, एक राष्ट्र के रूप में देखने लगते हैं। बिल्कुल। आर्थिक एकीकरण ने एक तरह से राष्ट्रीय एकीकरण का ढांचा तैयार कर दिया। चलिए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन आर्थिक और सामाजिक बदलावों के बाद क्या हुआ। ठीक है, अब हम 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद यानी न्यू कंजर्वेटिज्म पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये समझने के लिए हमें उस पल में जाना होगा। वाटरलू की लड़ाई खत्म हो चुकी है। नेपोलियन, जो
मतलब लगभग 15 साल तक पूरे यूरोप को अपने इशारों पर नचा रहा था, उसे एग्जाइल में भेज दिया गया है। अब यूरोप की बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया सब एक कमरे में बैठकर सोच रही हैं कि अब क्या। इस पूरे क्योस के बाद, है ना? इस पूरी उथल-पुथल से जो टूटा-फूटा यूरोप बचा है, उसे जोड़ा कैसे जाए। इसी सवाल के जवाब में एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक नया नजरिया सामने आ रहा था। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारें कंजर्वेटिज्म की भावना से चलने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब हम कंजर्वेटिव शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कोई ऐसा जो बदलाव के एकदम खिलाफ हो। हाँ, जो कहे नहीं, जैसा सदियों से चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं जब सोर्सेस पढ़ रही थी तो मुझे भी यही लगा था कि ये कंजर्वेटिव्स बस टाइम मशीन में बैठकर पुराने दौर में लौटना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर गई। सही पकड़ा आपने। ये वो पुराने ख्यालात वाले लोग नहीं थे जो हर नई चीज को सिरे से नकार दें। कंजर्वेटिज्म का मतलब यहां ये था कि जो एस्टैब्लिश्ड पारंपरिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बचा कर रखना चाहिए। जैसे राजशाही यानी मोनार्की, क्योंकि वो मानते थे कि ये स्टेबिलिटी देती है। द चर्च, जो एक मॉरल ऑर्डर बनाए रखता है। सोशल हायरार्कीज, यानी समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है। अच्छा, वो भी? हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से ये समाज को ऑर्गेनाइज करके रखती है। और फिर प्रॉपर्टी का अधिकार और परिवार, अ फैमिली यूनिट, जो समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई है। इन सब को प्रिजर्व करना उनका मेन एजेंडा था। लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में टकराते नहीं थे? मतलब एक तरफ आप एक डायनामिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सोशल हायरार्कीज को बनाए रखना चाहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती थीं? बहुत अच्छा सवाल है। और यही उनकी सोच का सबसे दिलचस्प पहलू था। वो ये नहीं कह रहे थे कि समाज को फ्रीज कर दो। उनका मानना था कि समाज में बदलाव धीरे धीरे आना चाहिए, अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ना कि फ्रेंच क्रांति जैसा अचानक आया तूफान जो सब कुछ उखाड़ फेंके। एग्जैक्टली। वो एवोल्यूशन में यकीन करते थे, रेवोल्यूशन में नहीं। उन्हें क्रांति से पहले वाले समाज में वापस नहीं जाना था, क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ गई थी जो नेपोलियन ने ही उन्हें सिखाई थी। मतलब यहाँ एक जबरदस्त विरोधाभास है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन राजशाही जैसी पुरानी व्यवस्थाओं के लिए खतरा है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि इन कंजर्वेटिव्स ने इसे एक हथियार की तरह देखा। क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने नेपोलियन को हराया जरूर, लेकिन उसकी तरकीबों की किताब उसी से चुरा ली? बिल्कुल। उन्होंने नेपोलियन का प्लेबुक ही चुरा लिया। उन्होंने देखा कि मॉडर्नाइजेशन असल में पारंपरिक संस्थानों को, जैसे राजशाही को, और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। कैसे? ये थोड़ा समझाइए। उन्हें लगा कि अगर हम एक मॉडर्न आर्मी रखें जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, जिसके पास बेहतर हथियार हों, एक कुशल नौकरशाही, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो टैक्स कलेक्शन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ स्मूथली चलाए, एक डायनामिक इकोनॉमी हो, और सबसे जरूरी, हाँ, जमींदारी और बंधुआ मजदूरी जैसी पुरानी प्रथाओं, फ्यूडलिज्म एंड सफिडम को खत्म कर दें, तो इससे यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज असल में और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये तो वैसा ही है जैसे कोई बहुत पुरानी फैमिली बिजनेस हो। मान लीजिए 100 साल पुरानी कोई मिठाई की दुकान। अब वो अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज और वैल्यूज को तो पकड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही बिजनेस चलाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना रहे हैं। बिल्कुल। कोर वैल्यूज वही हैं, लेकिन काम करने का तरीका मॉडर्न हो गया है ताकि वो मार्केट में नई नई कंपनियों से कम्पीट कर सके और भी मजबूत हो जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। उस मिठाई की दुकान वाले को यह भी डर है कि अगर उसने ऑनलाइन डिलीवरी नहीं अपनाई तो नई दुकानें उसे खत्म कर देंगी। सही बात है। ठीक वैसे ही इन राजाओं को डर था कि अगर उन्होंने मॉडर्न आर्मी और ब्यूरोक्रेसी नहीं अपनाई तो कोई दूसरा नेपोलियन आकर उन्हें खत्म कर देगा। ये बदलाव शौक से नहीं बल्कि डर से आ रहा था। ये एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। तो इसी सोच के साथ 1815 में यूरोप की बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया वियना में मिलीं। ये एक तरह की हाई स्टेक्स समिट थी जिसमें पूरे यूरोप का भविष्य तय होना था। और इस कांग्रेस को होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने, जो उस दौर के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे और इस नए कंजर्वेटिव ऑर्डर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट भी। अच्छा। इन सब ने मिलकर 1815 की वियना संधि, द ट्रीटी ऑफ वियना, तैयार की। और इसका सीधा सीधा मकसद था नेपोलियन के समय में यूरोप में हुए ज्यादातर बदलावों को पलटना। मतलब एक तरह से अंडू बटन दबाना। एग्जैक्टली। पूरा सिस्टम रीसेट।
तो सबसे पहले तो फ्रांस, जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, उसका हिसाब किया गया होगा। एक तरह से उसे मोहल्ले के सबसे ताकतवर लड़के की तरह देखा जा रहा था, जिसने बहुत हुड़दंग मचाया हो, तो अब उसके घर के चारों तरफ बाड़ लगाई जा रही थी। बिल्कुल यही किया गया। सबसे पहले तो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उखाड़ फेंका गया था, उसे सत्ता में वापस लाया गया और फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर जो इलाके जीते थे वो सब छीन लिए गए। पावर बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए और भविष्य में फ्रांस फिर से विस्तार ना कर सके, इसके लिए उसकी सीमाओं पर, उसकी बाउंड्रीज पर कई राज्य बना दिए गए। एक तरह से उसे स्ट्रैटेजिकली घेर लिया गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक चेस गेम थी, है ना? हर मोहरे को सोच समझ कर रखा जा रहा था। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक चेस गेम ही थी। जैसे उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य बनाया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, ताकि फ्रांस उत्तर की तरफ से ना बढ़ पाए। दक्षिण में पिडमोंट में जिनोआ को जोड़ दिया गया, ताकि वो इटली की तरफ से फ्रांस पर नजर रख सके। अच्छा। प्रशिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर बहुत जरूरी नए इलाके दिए गए, ताकि वो फ्रांस की सबसे मजबूत सीमा पर एक गार्ड की तरह खड़ा रहे। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कंट्रोल दिया गया, ताकि वहां राष्ट्रवादी भावनाएं ना पनपें। और रूस को पोलैंड का हिस्सा देकर उसे पश्चिम की राजनीति में उलझाए रखा गया। हर कदम का मकसद था पावर बैलेंस बनाए रखना। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि नेपोलियन द्वारा बनाया गया 39 राज्यों का जर्मन महासंघ, द जर्मन कॉन्फेडरेशन, उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया। उसे क्यों नहीं छेड़ा गया? क्योंकि वो एक ऐसा कैन ऑफ वर्म्स था जिसे कोई नहीं खुलना चाहता था। उन 39 राज्यों को फिर से पुराने सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना मतलब बहुत मुश्किल था, और उससे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा होती। समझ गई। तो उन्होंने प्रैग्मेटिकली सोचा कि जो चल रहा है और जिससे कोई बड़ा खतरा नहीं है, उसे चलने दो। तो मूल इरादा यही था कि राजशाही को बहाल किया जाए और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम जो स्टेबिलिटी लाए और भविष्य में किसी और क्रांति या किसी और नेपोलियन को पैदा होने से रोके। तो ये जो 1815 में नए कंजर्वेटिव शासन बने, ये सुनने में तो स्टेबिलिटी वाले लगते हैं, लेकिन असल में वो ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश थे। मतलब राजा या चांसलर की मर्जी ही कानून थी। बिल्कुल। उन्हें आलोचना, क्रिटिसिज्म या असहमति, डिसेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जैसे कुछ परिवारों में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिनके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बस वैसा ही माहौल था पूरे देश में। और वो हर उस गतिविधि को रोकना चाहते थे जो उनकी ऑटोक्रेटिक सरकारों की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाए। अगर कोई सवाल करेगा कि राजा को राज करने का हक कहाँ से मिला, तो ये उनके लिए खतरे की घंटी थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने सबसे आसान हथियार का इस्तेमाल किया, सेंसरशिप लॉस। अखबारों, किताबों, नाटकों और गानों में क्या कहा जाएगा, इस पर पूरा कंट्रोल। खासतौर पर उन विचारों पर जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े थे, स्वतंत्रता और मुक्ति, लिबर्टी एंड फ्रीडम के विचार। इन शब्दों से ही उन्हें डर लगता था। उस दौर के माहौल को दिखाने वाला एक जबरदस्त कैरिकेचर है द क्लब ऑफ थिंकर्स। ये लगभग 1820 का है। इसमें कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लग रहे लोग एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि सबके मुंह पर पट्टी बंदी है, मजल्स लगे हैं। और उस कैरिकेचर पर एक प्लैक लगा है जिस पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमें और कब तक सोचने की अनुमति होगी। ये कितना गहरा व्यंग है। और क्लब के नियम भी लिखे हैं। पहला नियम, इस विद्वान समाज का पहला आदेश है मौन रहना। साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट। दूसरा नियम कहता है कि कोई सदस्य बोलने के लालच में न पड़ जाए, द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच। इसलिए अंदर आते ही सबको मजल्स बांटे जाएंगे। सोचकर ही अजीब लगता है, एक थिंकर्स क्लब जिसका पहला नियम है चुप रहो। ये आज के दौर की कुछ बहसों की याद दिलाता है, जहां लोग अपने विचार व्यक्त करने से डरते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ सरकार खुद मजल्स बांट रही थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि माहौल कितना दम घोटने वाला था, कि आप सोच तो सकते हैं लेकिन उसे जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन आप विचारों पर ताले तो लगा सकते हैं, पर उन्हें हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। जब भी किसी विचार को दबाया जाता है, वो अक्सर जमीन के नीचे जाकर और भी मजबूत हो जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की यादें उदारवादियों को प्रेरित करती रहीं, और इस नए कंजर्वेटिव ऑर्डर की आलोचना करने वाले उदार राष्ट्रवादियों ने प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को अपना एक मुख्य मुद्दा बना लिया। उनका कहना था कि अगर हमें बोलने और लिखने की आज़ादी नहीं है, तो बाकी सब आज़ादियाँ बेकार हैं।
तो जब ऊपर से इतना दमन हो रहा था, इतना रिप्रेशन था, तो जाहिर है कि रिएक्शन भी होना था। जैसे कॉलेज में जब हॉस्टल वार्डन बहुत सख्त हो जाता है तो स्टूडेंट्स छिप छिप कर अपने प्लान बनाते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? बिल्कुल। दमन के डर ने कई उदार राष्ट्रवादियों को अंडरग्राउंड होने पे मजबूर कर दिया और यहीं से गुप्त समाजों, सीक्रेट सोसाइटीज का उदय हुआ। अच्छा, सीक्रेट सोसाइटीज। हाँ, पूरे यूरोप में इटली से लेकर जर्मनी और पोलैंड तक ऐसे समाज बनने लगे जिनका काम था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना और अपने विचारों को फैलाना। ये एक तरह के अंडरग्राउंड नेटवर्क्स थे जो सरकार की नजरों से बचकर काम करते थे। तो उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था वियना कांग्रेस के बाद स्थापित राजशाही का विरोध करना और स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए लड़ना। लेकिन ये लोग सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, उनका एक बड़ा लक्ष्य था, एक नया ढांचा तैयार करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनमें से ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों, अ नेशन स्टेट के निर्माण को स्वतंत्रता के इस संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। तो राष्ट्र राज्य का मतलब उस समय क्या था? क्या ये सिर्फ एक देश पलाने की बात थी, या इसका मतलब था कि अब पहचान राजा या साम्राज्य से नहीं बल्कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से होगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जैसे हम सब एक ऑस्ट्रियन साम्राज्य के लोग नहीं बल्कि इतालवी हैं या जर्मन हैं। एग्जैक्टली। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ राजा से आज़ादी नहीं था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था एक राष्ट्र के तौर पर आज़ादी, एक ऐसा देश बनाना जहां के लोग भाषा, संस्कृति या इतिहास के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हों, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो। वो किसी राजा या साम्राज्य की प्रजा बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक बनना चाहते थे। और ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे इटली के ग्यूसेप मैज़ीनी। इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उस दौर के क्रांतिकारियों के लिए एक पोस्टर बॉय जैसे थे। वो विचारों से बहुत रैडिकल थे। 1805 में जनोआ में जन्मे और बहुत कम उम्र में ही वो कार्बोनारी के गुप्त समाज के सदस्य बन गए। सिर्फ 24 साल की उम्र में 1831 में लिगुरिया में क्रांति करने की कोशिश के लिए उन्हें देश से निकाल दिया गया। ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। 24 साल की उम्र में? हाँ, लेकिन एग्जाइल में जाकर वो चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपना नेटवर्क और बड़ा बना लिया। उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज की स्थापना की, पहले मार्सिले में यंग इटली और फिर बर्न में यंग यूरोप। और यंग यूरोप का आइडिया तो और भी बड़ा था। इसके सदस्य सिर्फ इटली से नहीं थे बल्कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के उन्हीं की तरह सोचने वाले युवा थे। ये तो एक तरह का इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी नेटवर्क था। हाँ, मैज़ीनी का विश्वास बहुत गहरा था। वो मानते थे कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई, द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड बनाया है। इसीलिए उनका मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों का पैचवर्क बनकर नहीं रह सकता। उस समय इटली कई टुकड़ों में फटा हुआ था, कहीं ऑस्ट्रिया का राज था, कहीं किसी और का। तो मैज़ीनी क्या चाहते थे? मैज़ीनी का कहना था कि इसे होकर एक एकीकृत गणराज्य, अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना होगा। उनका मानना था कि यही एकीकरण, दिस यूनिफिकेशन ही इतालवी स्वतंत्रता का आधार हो सकता है। जब तक इटली एक नहीं होगा तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। उनका मॉडल इतना सफल रहा कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी उन्हीं की तर्ज पर गुप्त समाज स्थापित किए गए। वो राजशाही के कट्टर विरोधी थे और लोकतांत्रिक गणराज्यों का सपना देखते थे। कंजर्वेटर्स उनसे इतना क्यों डरते थे? आखिर वो सिर्फ एक लेखक और विचारक ही तो थे, उनके पास कोई सेना तो थी नहीं। मेटरनिच जैसे लोगों का डर जायज था और बहुत पर्सनल भी था। सोचिए, मेटरनिच का साम्राज्य, ऑस्ट्रियन एम्पायर, एक मल्टी एथनिक जेंगा टावर जैसा था। वाह, क्या एनालॉजी है। उसमें जर्मन थे, हंगेरियन थे, इटालियन थे, पोलिश थे, कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग थे जिन्हें एक सम्राट ने साथ रखा हुआ था। मैज़ीनी का एक भाषा, एक राष्ट्र का विचार उनके साम्राज्य के लिए एक टाइम बॉम्ब जैसा था। अच्छा। अगर उनके साम्राज्य में रहने वाले इटालियन ये सोचने लगते कि हम ऑस्ट्रिया के नहीं, इटली के हैं, तो क्या होता? अगर हंगेरियन ऐसा सोचने लगते तो ये विचार उनके साम्राज्य के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। अगर ये विचार फैलता तो उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। इसीलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच ने मैज़ीनी के बारे में कहा था कि वो हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब यूरोप के सबसे शक्तिशाली आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई सेना या कोई देश नहीं, बल्कि एक 30 साल का क्रांतिकारी और उसके विचार थे। ये मैज़ीनी और उसके विचारों के प्रभाव को दिखाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम क्रांतियों के युग पर चर्चा करेंगे। 1830 और 1848 ये वो दौर था जब एक तरफ आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव रिजीम्स, मतलब रूढ़िवादी सरकारें अपनी पावर मजबूत करने में लगी थी। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की एक लहर चल रही थी। और ये दोनों आइडियाज अब क्रांति या रेवोल्यूशन से जुड़ते जा रहे थे। बिल्कुल, और ये आग यूरोप के कई हिस्सों में फैल रही थी, जैसे इटालियन और जर्मन राज्य, ओटोमन साम्राज्य के प्रांत, आइलैंड ऑफ पोलैंड। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इन क्रांतियों को लीड कौन कर रहा था? हाँ, ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, ये थे पढ़े लिखे मिडिल क्लास एलीट, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग। मतलब वो लोग जो सोच सकते थे, पढ़ सकते थे और बदलाव लाना चाहते थे। एग्जैक्टली। और इसकी शुरुआत हुई हमेशा की तरह फ्रांस से। जुलाई 1830 में पहली बड़ी उथल पुथल हुई। बर्बन ग्राजाम को, जिन्हें 1815 के बाद वापस गद्दी पर बिठाया गया था, उन्हें लिबरल क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की, जिसका राजा बना लुई फिलिप। अच्छा। यहीं पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने वो मशहूर बात कही थी, हाँ, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये जुकाम फैला भी। बिल्कुल फैला। फ्रांस की इस जुलाई क्रांति से प्रेरणा लेकर ब्रसेल्स में विद्रोह शुरू हो गया। और नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। मतलब एक चिंगारी से दूसरी जगह भी आग लग गई। सही बात है। लेकिन एक और घटना थी जिसने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगा दिया। और वो था ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, ग्रीस 15वीं सदी से शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अच्छा। जब यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की हवा चली तो 1821 में ग्रीस के लोगों ने भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। और उन्हें सपोर्ट भी मिला। हाँ, देश से बाहर रह रहे ग्रीक लोगों ने मदद की और साथ ही कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के लोगों ने भी। ऐसा क्यों? मतलब वो लोग क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि वो लोग प्राचीन ग्रीक संस्कृति के बड़े प्रशंसक थे। अच्छा, मतलब प्लेटो और अरस्तु वो सब। बिल्कुल। कवियों और कलाकारों ने ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहकर उसकी तारीफ की। उन्होंने एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ ग्रीस के संघर्ष के लिए पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ पैसे इकट्ठे किए बल्कि वो खुद युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मौत हो गई। सोचिए जरा। सोचिए, एक कवि अपनी कविताओं से निकलकर सच में जंग के मैदान में पहुंच गया। और आखिरकार इस लंबे संघर्ष के बाद 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। यह एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म सिर्फ युद्धों और जमीन के विस्तार से नहीं पनपता। नहीं, इसमें कल्चर यानी संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। सही कहा। कला, कविता, कहानियां और संगीत, इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को एक्सप्रेस करने और उन्हें आकार देने में मदद की। यहीं पर रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका मकसद एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावना को जगाना था। रोमांटिक कलाकार और कवि रीजन और साइंस की महिमा की आलोचना करते थे। हाँ, उनका फोकस तर्क पर नहीं था बल्कि इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर था। मतलब दिल की आवाज, सहज ज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं पर। बिल्कुल। उनका प्रयास था एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का एहसास पैदा करना। मतलब एक साझा सामूहिक विरासत। हाँ, एक कॉमन कल्चरल पास्ट जिसे किसी भी राष्ट्र का आधार बनाया जा सके। ये ऐसा है जैसे हम कहें कि भारत की पहचान सिर्फ उसके संविधान से नहीं बल्कि रामायण, महाभारत की कहानियों, लोकगीतों और त्योहारों से है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जर्मनी में देखने को मिलता है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति महलों में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच बसती है, जिसे उन्होंने दस वॉल्क कहा। अच्छा। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा, जिसे उन्होंने वोल्क्सगाइस्ट कहा, वो लोकगीतों, लोक कविता और लोक नृत्यों के जरिए ही पॉपुलर होती है। इसलिए नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए लोक संस्कृति के इन रूपों को इकट्ठा करना और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी समझा गया। और ये काम किया ग्रिम ब्रदर्स ने। हाँ, जैकब और विलियम ग्रिम। आज बच्चे इनकी ग्रिम्स फेरी टेल्स पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं थी।
बिल्कुल नहीं थीं। ये दोनों भाई वैसे तो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पुरानी लोक कथाओं को इकट्ठा करने में दिलचस्पी हो गई। तो वो गांव-गांव गए? हाँ, उन्होंने 6 साल गांव-गांव घूमकर लोगों से बात की और पीढ़ियों से चले आ रही परियों की कहानियों को लिखा। और ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी पॉपुलर हुई। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी था। बिल्कुल था। ग्रिम ब्रदर्स फ्रांसीसी प्रभुत्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनका मानना था कि ये लोक कथाएं एक प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट का एक्सप्रेशन है। अच्छा। तो उनके लिए लोक कथाएं इकट्ठा करना और जर्मन भाषा की 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी तैयार करना, बाप रे, 33 वॉल्यूम्स। हाँ, ये सब फ्रांसीसी वर्चस्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा था। लोक कथाओं और स्थानीय भाषा पर जोर सिर्फ एक प्राचीन राष्ट्रीय भावना को फिर से जगाने के लिए नहीं था। नहीं, इसका एक और मकसद था। क्या? आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को उन बड़ी-बड़ी आबादियों तक पहुंचाना जो ज्यादातर अनपढ़ थीं। हाँ, और इसका सबसे ड्रामेटिक उदाहरण पोलैंड में दिखता है। हाँ, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने बंटवारा कर दिया था। मतलब पोलैंड एक आजाद देश के तौर पर नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ राष्ट्रीय भावना को संगीत और भाषा के जरिए जिंदा रखा गया। जैसे कैरोल कुरपिंस्की ने अपने ओपेरा और संगीत के जरिए राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया। अच्छा। उन्होंने पोलोनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रवादी प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने तो इससे भी बड़ा रोल निभाया होगा। बहुत बड़ा। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से जबरदस्ती हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा थोप दी गई। 1831 में रूसी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे बेरहमी से कुचल दिया गया। और उसके बाद पोलैंड में पादरियों ने भाषा को राष्ट्रीय प्रतिरोध का हथियार बना लिया। कैसे? चर्च की सभाओं और सभी धार्मिक शिक्षाओं के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल होने लगा, रूसी अधिकारियों के मना करने के बावजूद। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि रूसी अधिकारियों ने बड़ी संख्या में पादरियों और बिशप्स को जेल में डाल दिया या साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी में उपदेश देने से इनकार कर दिया था। तो पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया। बिल्कुल, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। वाह। भावनाओं को जगाने का एक और शक्तिशाली तरीका था पेंटिंग। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है फ्रांसीसी रोमांटिक पेंटर यूजीन डेलाक्रॉइक्स की 1824 की पेंटिंग द मैसेकर एट कियोस। ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है ना? ये एक बहुत विशाल पेंटिंग है। हाँ, 4.19 मीटर्स इंटू 3.54 मीटर्स। इसमें एक घटना को दर्शाया गया है जिसमें कहा जाता है कि क्योस द्वीप पर तुर्कों द्वारा 20,000 यूनानियों को मार दिया गया था। तो इसमें क्या खास है? डेलाक्रॉक्स ने इस घटना को बहुत नाटकीय ढंग से दिखाया है। पेंटिंग का फोकस महिलाओं और बच्चों की पीड़ा पर है। रंगों का इस्तेमाल बहुत विविड है। अच्छा। इसका मकसद दर्शकों की भावनाओं को जगाना और यूनानियों के लिए सहानुभूति पैदा करना था। ये कला के जरिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो इस पूरे दौर में हमने देखा कि क्रांतियां सिर्फ तलवार और बंदूक से नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ फ्रांस और ग्रीस में सशस्त्र विद्रोह हो रहे थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी और पोलैंड में संस्कृति, भाषा और कला के जरिए एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई चल रही थी। बिल्कुल। और इससे ये साफ होता है कि एक राष्ट्र का निर्माण सिर्फ एक राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रोजेक्ट भी है जो लोगों को उनकी साझा कहानियों, भाषा और कला के जरिए एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भूखमरी, कठिनाई और जन विद्रोह पर चर्चा करेंगे। सोचिए, ये 1830 का दशक है और पूरे यूरोप में आर्थिक कठिनाई का एक ऐसा दौर चल रहा है जैसे कोई परफेक्ट स्टॉर्म हो। बिल्कुल। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थीं। परफेक्ट स्टॉर्म शब्द यहाँ एकदम फिट बैठता है। ये वो समय था जब यूरोप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था, और इस स्टॉर्म का जो पहला और सबसे बड़ा कारण था वो था जनसंख्या विस्फोट। अच्छा। 19वीं सदी की पहली छमाही में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। अब आप इसे आज के भारत से जुड़कर देख सकती हैं। जब आबादी बढ़ती है तो सबसे पहली चुनौती क्या होती है? नौकरियां। सीधी सी बात है। नौकरियां, सही बात है। नौकरी ढूंढने वाले ज्यादा थे और नौकरियां थी कम। एग्जैक्टली। ऊपर से गांव के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे थे, जिससे शहर की झुग्गियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हाँ, एक तरह से केओस का माहौल था। और इस केओस के भी मतलब कई लेयर्स थे। पहला तो हमने डिस्कस किया,
जनसंख्या का स्फोट और बेरोजगारी। दूसरा बड़ा कारण था औद्योगिकरण का। औद्योगिकरण का? हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा डिसइक्विलिब्रियम था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति महाद्वीप के बाकी हिस्सों से बहुत पहले आ चुकी थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता माल यूरोप के बाजारों में भर गया था। एग्जैक्ट। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा छोटे उत्पादकों पर, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में। हाँ, जो लोग अपने घरों में या छोटी वर्कशॉप में कपड़ा बनाते थे, उनका तो धंधा ही चौपट हो गया। ये तो आज की कहानी जैसी है। बिल्कुल। जब कोई बड़ा ऑनलाइन स्टोर खुलता है तो आसपास की छोटी दुकानों पर असर पड़ता है। उस वक्त इंग्लैंड वही बड़ा ऑनलाइन स्टोर था और बाकी यूरोप के छोटे बुनकर वो छोटी दुकानें थी। और सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांवों में भी हालात खराब थे। बहुत ज्यादा। जिन इलाकों में अभी भी एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग का दबदबा था, वहां किसान बेचारे सामंती टैक्स और दूसरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। हाँ, ये फ्यूडल ड्यूज जो थे। इसको थोड़ा समझाइए, ये क्या था? इसका मतलब था कि किसान जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो उसकी है ही नहीं, वो एक लॉर्ड की है, एक जमींदार की है, तो उसे अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा तो देना ही है। अच्छा। उसके अलावा उसके लिए मुफ्त में काम भी करना है, उसकी सड़कों की देखरेख करनी है। मतलब आप अपनी ही जमीन पर मेहनत कर रहे हैं और किसी और को अमीर बना रहे हैं। और खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। बिल्कुल। और इन सब समस्याओं के ऊपर थी सबसे बड़ी समस्या, भूखमरी। हाँ। अगर किसी साल फसल खराब हो जाए या खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएं, तो बस शहर हो या गांव, हर तरफ कंगाली, जिसे पॉपुलिज्म कहते हैं, वो फैल जाती थी। ये एक ऐसा विशियस साइकिल था जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। और फिर आया साल 1848। ये साल जैसे एक टिपिंग पॉइंट था। पेरिस में खाने की कमी और व्यापक बेरोजगारी ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। और पेरिस की जनता वो सड़कों पर उतर आई। और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। नहीं। सड़कों पर बाकायदा बैरिकेड लगा दिए गए। राजा लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। ये एक पूरी तरह से जन विद्रोह था। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ। एक नेशनल असेंबली ने राजशाही खत्म करके फ्रांस को एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। और कुछ बहुत ही क्रांतिकारी फैसले लिए गए। जैसे 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार, यानी सफरेज दिया गया। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। हालांकि यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये अधिकार सिर्फ पुरुषों को मिला था। सही पॉइंट है, महिलाओं को नहीं। महिलाओं को अभी भी इंतजार करना था। सही बात है। और दूसरा बड़ा कदम था काम के अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना। अच्छा। और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नेशनल वर्कशॉप स्थापित की गई। ये तो कुछ आज के MGNREGA जैसा साउंड करता है, जहां सरकार काम की गारंटी देती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। ये आइडिया वहीं से, मतलब ये बहुत पुराना आइडिया है। पेरिस की क्रांति तो एक बड़ी कहानी है, लेकिन असल में उस दौर की तकलीफ को समझने के लिए हमें छोटे स्थानीय विद्रोहों को देखना होगा। बिल्कुल। और इसी का एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है 1845 में साइलेशिया में हुए बुनकरों के विद्रोह से। साइलेशिया? हाँ, एक पत्रकार थे विल्हेम वुल्फ, उन्होंने इसे बड़े विस्तार से बयान किया है। अच्छा, तो वहां क्या हुआ था? साइलेशिया के गांवों में ज्यादातर लोग सूती कपड़ा बुनने का काम करते थे, पर उनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा ठेकेदार उठा रहे थे। कैसे? वो बुनकरों को कच्चा माल तो देते थे, लेकिन जो तैयार माल था उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिरा दी थी। मतलब मेहनत बुनकरों की और मलाई ठेकेदारों की। हाँ। ये तो सरासर एक्सप्लॉयटेशन है। बिल्कुल। और ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों का एक बड़ा हुजूम अपने घरों से निकला और अपने ठेकेदार की हवेली की तरफ मार्च करने लगा। और उनकी मांग क्या थी? मांग सीधी थी, ज्यादा मजदूरी। और ठेकेदार का क्या रिएक्शन था? उसे लगा ये क्या कर लेंगे, तो उन्हें तिरस्कार और धमकियों के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा। इसके बाद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। एक ग्रुप ने घर में घुसकर उसकी शानदार खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बर्तन सब तोड़ फोड़ दिया। और दूसरे ग्रुप ने क्या किया? दूसरा ग्रुप गोदाम में घुस गया और वहां रखे कपड़े के थानों को लूटकर फाड़ दिया। ये बहुत सिंबॉलिक है। बहुत सिंबॉलिक है। उन्होंने सिर्फ चोरी नहीं की, बल्कि उस चीज को ही नष्ट कर दिया जिसके लिए उनका शोषण हो रहा था। ये गुस्से और विद्रोह का प्रतीक था। बिल्कुल। ये कहना था कि अगर हमारे काम की कोई कीमत नहीं, तो तुम्हारे मुनाफे का भी कोई अस्तित्व नहीं। और वो ठेकेदार, वो कहाँ था? वो अपने परिवार के साथ भागकर पास के एक गांव में पहुंचा, लेकिन उस गांव ने भी ऐसे आदमी को शरण देने से इनकार कर दिया। वाह, मतलब पूरा समाज उसके खिलाफ था। हाँ, इससे ये पता चलता है
लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई होगी। नहीं। वो ठेकेदार 24 घंटे बाद सेना लेकर लौटा। ओहो। और फिर जो हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई थी। सत्ता और सेना हमेशा अमीरों और शक्तिशाली लोगों के साथ खड़ी होती थी। तो हमने देखा कि कैसे 1830 और 1840 के दशक में भूखमरी, बेरोजगारी और शोषण ने पूरे यूरोप में एक विस्फोटक स्थिति बना दी थी। बिल्कुल। पेरिस जैसे बड़े शहरों से लेकर साइलेशिया जैसे छोटे गांवों तक आम लोग, मजदूर और किसान अपने हकों के लिए उठ खड़े हुए थे। और ये कहानी का सिर्फ एक पहलू था। ये समझना बहुत जरूरी है कि गरीबों और मजदूरों के इन विद्रोहों के समानांतर एक और क्रांति भी चल रही थी। कौन सी? ये क्रांति थी पढ़े लिखे मध्य वर्ग की, अ रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अच्छा, तो मतलब एक तरफ सड़कों पर भुखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ हिंसक विद्रोह हो रहे थे, हाँ, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट और संविधान की बातें कर रहे थे। ये दोनों क्रांतियां एक साथ कैसे चल रही थीं? क्या इनके लक्ष्य एक ही थे? चलिए इस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम जर्मनी और इटली के निर्माण पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत गहराई तक ले जाते हैं। हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे राष्ट्रवाद, मतलब नेशनलिज्म का जो विचार था, जो कभी लोकतंत्र और क्रांति से जुड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से बदल गया। सही कहा। 1848 के बाद तो ऐसा लगता है जैसे नेशनलिज्म का कंट्रोल लिबरल्स के हाथ से निकलकर कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गया। बिल्कुल। और उन्होंने इसे राज्य की शक्ति बढ़ाने और यूरोप पर अपना दबदबा कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अच्छी चीज गलत हाथों में पड़ जाए। और जर्मनी इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है। हम देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र का निर्माण जनता की आवाज से नहीं बल्कि सेना की ताकत से हुआ। तो शुरुआत होती है 1848 से। उस वक्त जर्मनी के मिडिल क्लास लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं मतलब उफान पर थीं। वे जर्मनी के अलग अलग इलाकों को मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, जिसकी सरकार एक चुनी हुई संसद चलाए। मतलब एक डेमोक्रेटिक सपना था उनका। हाँ, ये एक लिबरल इनिशिएटिव था। वो चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर हो, मतलब जनता की भागीदारी से। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। राजशाही यानी मोनार्की और सेना ने मिलकर इसे पूरी तरह से दबा दिया। और इसमें उनका साथ दिया प्रशा यानी प्रशा के बड़े जमींदारों ने, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था। हाँ, जंकर्स। ये तो बिल्कुल अपने यहाँ के पुराने जमींदारों जैसे लगते हैं, जो हमेशा सत्ता के साथ रहते थे ताकि उनका प्रभाव बना रहे। बिल्कुल, पावर स्ट्रक्चर ऐसे ही तो काम करता है। इन ताकतों ने मिलकर लिबरल्स के सपनों को कुचल दिया। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कैसे? राष्ट्र निर्माण की जो बागडोर थी वो अब प्रशा के हाथ में आ गई। तो यहाँ एंट्री होती है प्रशा के मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क की। ओटो वॉन बिस्मार्क। हाँ, बिस्मार्क। इन्हें इस पूरी प्रक्रिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है और इन्होंने ये काम प्रशा की सेना और ब्यूरोक्रेसी की मदद से किया। बिस्मार्क का अप्रोच बहुत ही प्रैग्मेटिक था। उन्होंने ये समझ लिया था कि भाषणों और बहुमत के वोटों से राष्ट्र नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? सेना की ताकत से। उनका मानना था ब्लड एंड आयरन की नीति में। खून और लोहा। हाँ। और उन्होंने इसे साबित भी किया। 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े गए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और तीनों में प्रशिया की जीत हुई। और इसी से जर्मनी के एकीकरण, यूनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। हाँ, हमारे पास जो नक्शा है फिग 12, वो इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। हाँ, मैं देख रही हूँ। इसमें साफ दिखता है कि 1866 से पहले प्रशिया कैसा था। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध में कौन से इलाके जीते गए, और आखिर में 1871 तक कैसे दक्षिण जर्मन राज्यों भी शामिल होकर जर्मन साम्राज्य बना। बिल्कुल, ये एक मिलिट्री टेकओवर जैसा था। कोई आपसी सहमति से हुआ मर्जर नहीं था ये। और फिर आता है जनवरी 1871 का वो खास दिन, वर्साए के महल में, जहां प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। हमारे पास उस समारोह की एक पेंटिंग भी है, फिगर 11, जिसे एंटन बॉन वर्नर ने बनाया था। इस पेंटिंग और उस समारोह की डिटेल्स बहुत कुछ कहती हैं। जैसे कि सबसे पहले तारीख 18 जनवरी 1871, कड़ाके की ठंड की सुबह थी। ओके। जगह थी वर्साई का शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स, और सबसे जरूरी बात,
ये हॉल बिना गर्म किया हुआ अनहीटेड था। सोचकर ही ठंड लग रही है। और वहां मौजूद कौन कौन थे? आम लोग तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां थे जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के बड़े बड़े प्रतिनिधि और प्रशिया के मंत्री, जिसमें बिस्मार्क भी शामिल थे। आम जनता का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यही तो इसका सिंबॉलिक मतलब है। ये राष्ट्र का जन्म जनता के बीच नहीं, बल्कि दुश्मनों के महल में हो रहा था, सेना और शासकों की मौजूदगी में। अच्छा। ये प्रशिया की सैन्य शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। ये दुनिया को और खासकर फ्रांस को ये बताने का एक तरीका था कि देखो अब यूरोप में नया बॉस कौन है। पेंटिंग में भी हम देख सकते हैं कि बीच में काइसर विलियम प्रथम और प्रशिया सेना के कमांडर खड़े हैं और पास में बिस्मार्क है। ये एक बहुत ग्रैंड मॉन्यूमेंटल पेंटिंग है। हाँ, और कलाकार ने इसे बिस्मार्क को उनके 70वें जन्मदिन पर भेंट किया था। अच्छा। तो जर्मनी के एकीकरण ने यह साफ कर दिया था कि यहाँ प्रशिया की सत्ता का दबदबा है। नया राज्य बनने के बाद प्रशिया के तौर तरीके और नियम कानून बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गए, जैसे कि करेंसी, बैंकिंग और लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स का आधुनिकीकरण करना। हाँ, इन सब में प्रशिया ने लीड लिया। ये तो वैसा ही है जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट मर्जर के बाद जो कंपनी अक्वायर करती है, उसी का वर्क कल्चर सब पर लागू हो जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। यहाँ तक कि उस समय के एक व्यंग्य चित्र, एक कैरिकेचर में भी ये दिखता है। फिगर 13, इसमें बिस्मार्क को जर्मन संसद राइक्सटैग में एक चाबुक के साथ दिखाया गया है। हाँ, ये तो बड़ा मजेदार कैरिकेचर है। बिस्मार्क खड़े हैं और बाकी सारे चुने हुए सदस्य डरे सहमे झुके हुए हैं। आर्टिस्ट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये बिस्मार्क और संसद के बीच के रिश्ते को दिखाता है। ये दर्शाता है कि असली शक्ति बिस्मार्क के हाथ में थी, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के। मतलब लोकतंत्र बस नाम का था। बस नाम का। असली फैसले तो बिस्मार्क ही ले रहे थे। ये लोकतंत्र पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। तो जर्मनी की कहानी से ये तो साफ है कि राष्ट्रवाद कई शक्लें ले सकता है, एक लोकतांत्रिक और एक सत्तावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इटली के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। जर्मनी की तरह ही इटली की कहानी भी काफी बिखरी हुई थी। इसे समझने के लिए सोचिए कि 19वीं सदी के मध्य में इटली एक देश नहीं था। वो बस एक, आप कह सकती हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था। हाँ, जैसे कोई कहे भारतीय उपमहाद्वीप। बिल्कुल, जिसमें कई अलग अलग राज्य और साम्राज्य थे। एक तरह की पॉलिटिकल खिचड़ी। बिल्कुल सही कहा। उस समय इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से केवल एक, सार्डिनिया पीडमोंट, पर एक इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी सब बाहरी ताकतों के कब्जे में थे। बाहरी ताकतें मतलब कौन कौन थे ये लोग? देखिए, जो उत्तरी हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग्स के अधीन था। अच्छा। देश का मध्य भाग पोप द्वारा शासित था, यानी धर्म और राजनीति एक साथ। हाँ, और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बर्बन राजाओं के प्रभुत्व में थे। मतलब चारों तरफ से आप देखें तो विदेशी कब्जा था। और भाषा का क्या हाल था? ऐसा तो नहीं था कि सब एक जैसी इटालियन बोलते थे। नहीं, यही तो एक और बड़ी समस्या थी। कोई एक आम इतालवी भाषा थी ही नहीं। अच्छा। हर क्षेत्र की अपनी बोली थी, अपने लोकल वेरिएशंस थे। जैसे भारत में कहते हैं ना कि हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, कुछ वैसा ही हाल था। तो पहचान का एक बहुत बड़ा संकट था। तो इस बिखरे हुए इटली को जोड़ने का सपना सबसे पहले किसने देखा? देखिए, 1830 के दशक में जुसेप्पे मत्सीनी ने एक एकीकृत, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाने की कोशिश की। मत्सीनी, हाँ, ये नाम तो सुना है। वो एक क्रांतिकारी थे, है ना? बिल्कुल, एक रेवोल्यूशनरी थे, और उससे भी ज्यादा एक आदर्शवादी। उन्होंने इसके लिए किया क्या? मतलब जमीन पर क्या कदम उठाए? उन्होंने अपने लक्ष्यों का प्रसार करने के लिए यंग इटली नाम की एक गुप्त सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। अच्छा, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोई सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप हो। हाँ, कुछ वैसा ही, जो बदलाव लाना चाहता है। उनका मानना था कि क्रांति युवा ही ला सकते हैं। लेकिन क्या वो सफल हुए? क्योंकि सिर्फ जुनून से तो काम नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1831 और 1848 में उनके जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए वो विफल हो गए, फेल हो गए। हाँ, कभी-कभी सिर्फ जुनून और आदर्शवाद काफी नहीं होता। आपको राजनीतिक शक्ति और रणनीति की भी जरूरत होती है। तो जब मत्सीनी का ये क्रांतिकारी तरीका फेल हो गया, तो फिर कमान किसने संभाली? अब जिम्मेदारी आई सार्डिनिया पीडमोंट और उसके शासक किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर। अच्छा। और यहां से आप देखिए, अप्रोच पूरी तरह बदल गई। कैसे? अब क्रांति की जगह युद्ध और कूटनीति, मतलब वॉर एंड डिप्लोमेसी, ने ले ली। लेकिन एक मिनट,
सार्डिनिया पीडमोंट के शासक वर्ग को इसमें क्या फायदा दिख रहा था? ये सिर्फ देशभक्ति तो नहीं हो सकती? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उनके लिए एकीकृत इटली का मतलब था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस। मतलब बिजनेस और पावर। बिल्कुल। यह एक बहुत ही व्यवहारिक, एक प्रैग्मेटिक सोच थी। और इस पूरे खेल का मुख्य खिलाड़ी कौन था? वो थे चीफ मिनिस्टर क्यावूर। क्यावूर? हाँ, क्यावूर ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही कोई लोकतंत्रवादी, मतलब डेमोक्रेट थे। वो इटली के अमीर और पढ़े लिखे अभिजात वर्ग, एलीट क्लास से थे। यहाँ एक बहुत मजेदार बात यह है कि कहते हैं वो इतालवी से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो आदमी इटली को एक कर रहा है उसे इटालियन ठीक से नहीं आती। और इससे पता चलता है कि वो कितने प्रैक्टिकल डिप्लोमेट हैं। अच्छा। उन्होंने फ्रांस के साथ एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक गठबंधन किया, एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। और उसके दम पर? उसी के दम पर 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफलता हासिल की। ये क्लासिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति थी। ठीक है, तो क्यावूर ने तो उत्तर में ऑस्ट्रिया को संभाल लिया अपनी डिप्लोमेसी से, लेकिन दक्षिण का क्या हुआ? हाँ, दक्षिण के लिए एक और हीरो सामने आए, जिसेप्पे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी? अगर क्यावूर इस आंदोलन का दिमाग थे, तो गैरिबाल्डी इस आंदोलन की तलवार थे। उन्होंने क्या किया? देखिए, नियमित सैनिकों के अलावा गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक, आर्म्ड वॉलंटियर्स मैदान में उतर गए। अच्छा। और 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली और 2 सिसिली के राज्य, मतलब किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज में मार्च किया। और उन्हें जनता का साथ मिला, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के तो ये मुमकिन नहीं था। हाँ, बिल्कुल मिला। उन्होंने स्पेनिश शासकों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों, लोकल पेजेंट्स का समर्थन जीतने में सफलता हासिल की। ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, जहाँ क्यावूर राजाओं और नेताओं से डील कर रहे थे, वहीं गैरिबाल्डी सीधे जनता से जुड़ रहे थे। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो सपना पूरा हो गया? हाँ, नक्शे पर तो पूरा हो गया। लेकिन क्या आम जनता को इस राष्ट्रवाद या इटली के आइडिया की कोई समझ थी? यही तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। क्या? इटली की अधिकांश आबादी, जिनमें निरक्षरता, इलिटरेसी की दर बहुत ज्यादा थी, हाँ। उन्हें इस उदार राष्ट्रवादी विचारधारा, इस लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ भी नहीं? इसका कोई उदाहरण है क्या? एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। जिन किसान जनता ने दक्षिण इटली में गैरिबाल्डी का समर्थन किया था, हाँ? उन्होंने कभी इटालिया शब्द सुना ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हें लगता था कि ला तालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। मजाक करें, ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई गांव में सरकार की किसी योजना, मान लीजिए उज्ज्वला योजना, को किसी अधिकारी की बीवी का नाम समझ लें। बिल्कुल। इससे तो ये पता चलता है कि जो बड़े बड़े आइडियाज एलीट्स के बीच चल रहे होते हैं, वो जमीन तक पहुंचते पहुंचते क्या रूप ले लेते हैं। बिल्कुल सही। ये एलीट्स और आम जनता के बीच की जो खाई है, उसको दिखाता है। देश तो बन गया था, लेकिन देश होने की भावना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे बनने में अभी बहुत समय लगना था। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।